नमस्कार, हिमाचल दस्तक में आपका स्वागत है। मैं हूं स्मृति भारद्वाज। पेश है आज दिन भर की प्रमुख खबरें। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कल सचिवालय आएंगे। इस दौरान वे अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। करीब 2 सप्ताह बाद सीएम कल सचिवालय आने वाले हैं। उनका स्वास्थ्य ठीक ना होने के चलते वो अपने आवास ओक ओवर में ही थे और इन 2 सप्ताह के बीच वो दिल्ली भी गए थे और शनिवार को ही दिल्ली से वापस शिमला लौटे हैं। ऐसे में अब सोमवार को सीएम सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। वहीं ऊना जिला में वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव हो गया। ट्रेन के 4 कोचों को भारी नुकसान पहुंचा है, जिसमें कोच E1, E2, C7 और C10 क्षतिग्रस्त हुए हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस अंब, इंदौरा, ऊना से होते हुए नई दिल्ली की तरफ जा रही थी। ये घटना जो है बीते रात करीब 1 बजे के आसपास की बताई जा रही है। पत्थरबाजी उस समय हुई जब ट्रेन अंब, इंदौरा और ऊना होते हुए नई दिल्ली की तरफ जा रही थी। ट्रेन जैसे ही बसाल गांव के पास पहुंची, जहां कुछ अज्ञात लोगों ने ट्रेन पर पथराव करना शुरू कर दिया। वहीं पथराव के कारण जो है वंदे भारत एक्सप्रेस के 2 कोचों के शीशे टूट गए हैं, जबकि 2 अन्य पर पत्थरों के निशान व शीशों में दरारें आई हैं। गनीमत ये रही कि घटना में कोई यात्री घायल नहीं हुआ है। वहीं ऊना रेलवे चौकी के कार्यवाहक प्रभारी मोहिंदर सिंह ने बताया कि वंदे भारत ट्रेन पर पथराव की सूचना मिली और रेलवे पुलिस रेलवे संपत्ति को हुए नुकसान को लेकर आगामी कार्रवाई कर रही है। वहीं हिमाचल प्रवास के दूसरे दिन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कांग्रेस सरकार पर जो है उन्होंने जमकर निशाना साधा है। जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल के विकास के लिए लगातार अथक प्रयास किया, लेकिन कांग्रेस की सरकार हिमाचल को बर्बाद करने पर तुली हुई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सत्ता में इस तरह अंधी हो चुकी है कि उसे हिमाचल की जनता की भी फिक्र नहीं रह गई है। जेपी नड्डा ने कहा कि आलम यह है कि सरकार अब लोगों के घर की टॉयलेट सीट को गिनती करने का काम करने लगी है। कांग्रेस ने झूठी गारंटियां देकर हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाई। उन्होंने कहा कि झूठी गारंटियों की वजह से ही हिमाचल प्रदेश के हालात बद से बदतर बना दिए गए हैं। कांग्रेस जो है वो वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और कांग्रेस ने प्रदेश के ताने बाने को छिन्न भिन्न कर दिया है। केंद्रीय मंत्री नड्डा ने कहा कि जब से हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार गई तब से यहां विकास पर ही ब्रेक लग गया है। हिमाचल में कांग्रेस सरकार बार बार केंद्र से मिलने की बात करती है, लेकिन अगर केंद्र सरकार मदद ना करे तो हिमाचल प्रदेश की सरकार एक भी दिन नहीं चल सकती। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार राजस्व घाटा के लिए धनराशि देती है तो हिमाचल प्रदेश सरकार अपने कर्मचारियों को वेतन देती है। केंद्र सरकार की मदद से ही हिमाचल प्रदेश के पेंशनर्स को भी पेंशन मिलती है। ऐसे में यह कहना कि केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश सरकार की मदद नहीं करती सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि केंद्र की ओर से हिमाचल प्रदेश सरकार को हर तरह का सहयोग दिया जा रहा है। उधर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि खेल के मैदानों और खेल के सामानों के इस्तेमाल के लिए सरकार द्वारा पैसे की मांग को यहां पर उन्होंने शर्मनाक बताया है। उन्होंने कहा कि टॉयलेट टैक्स के बाद अब सरकार खेल खिलाड़ी टैक्स योजना लेकर आई है, जिसके तहत खेल और खिलाड़ियों के ऊपर टैक्स लगा रही है। सरकार की तरफ से प्रदेश के लोगों पर हर दिन किसी न किसी तरह का टैक्स जो है वो लादा जा रहा है। मुख्यमंत्री जन कल्याणकारी राज्य की परिभाषा भूल चुके हैं। एक एक कर हर वर्ग को परेशान करने के बाद अब मुख्यमंत्री की सुई जो है वो प्रदेश के खेल और खिलाड़ियों पर आकर रुक गई है। उन्होंने कहा कि एक तरफ केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार खेलो इंडिया के तहत खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए हर साल हजारों करोड़ का अतिरिक्त बजट खर्च कर रही है, दूसरी तरफ सुक्खू की सरकार हिमाचल में खेल और खिलाड़ियों पर टैक्स लगाकर उन्हें प्रदेश की आय का साधन बनाना चाह रही है। इससे पहले भी सुक्खू सरकार अंडर 12 के टूर्नामेंट के आयोजन पर भी रोक लगा चुकी है। खेलों को सुक्खू सरकार हर स्तर पर हतोत्साहित जो है करना चाहती है। उन्होंने कहा कि खेलों के प्रति सरकार का ये दृष्टिकोण शर्मनाक है।
वहीं लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षा के साथ साथ खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के सुन्नी स्कूल में अंडर 14 छात्राओं की 39वीं राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार स्कूली बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ उनके शारीरिक व मानसिक विकास और बच्चों में आपसी मेल मिलाप को बढ़ाने के लिए नियमित रूप से खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित करवा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने के लिए प्रयासरत हैं और स्कूलों व कॉलेजों में शिक्षा के स्तर को बढ़ाया जा रहा है। खासकर क्लस्टर स्कूल जो सरकार द्वारा हर विधानसभा क्षेत्र में खोलने का फैसला लिया गया है, उन स्कूलों में गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि स्कूल प्रबंधन को अपने हिसाब से बच्चों के लिए वर्दी लगाने का अधिकार दिया गया है ताकि सरकारी स्कूल के बच्चे भी निजी स्कूलों की तरह अच्छी वर्दी व गुणवत्ता युक्त शिक्षा ग्रहण कर अपना भविष्य संवारे। उन्होंने कहा कि सलापड़ तत्तापानी सुन्नी लुहरी सड़क को राष्ट्रीय उच्च मार्ग घोषित करने के लिए केंद्र सरकार से बातचीत की जा रही है और जल्द ही इस सड़क को राष्ट्रीय उच्च मार्ग घोषित करने में सफलता मिलेगी। उन्होंने कहा कि सुन्नी से लुहरी तक सड़क को चौड़ा व पक्का करने के लिए 68 करोड़ की राशि खर्च की जाएगी। खैरा तक डबल लेन सड़क निर्माण के प्रथम किस्त के रूप में 20 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है, जिसके लिए एसजेवीएन के साथ MOU साइन किया गया है और DPR तैयार करने की प्रक्रिया वो जल्दी शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि 7.6 करोड़ की राशि से सुन्नी के नए मॉडल स्कूल का भवन निर्मित किया जाएगा, जिसकी सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे भवन निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया जल्द पूरी करें। उन्होंने कहा कि 65 लाख रुपए की राशि खर्च कर सुन्नी ITI की जो 4 दीवारी है उसका निर्माण कार्य कर दिया गया है। इसके अलावा ITI के खेल मैदान निर्माण के लिए 15 लाख रुपए की राशि स्वीकृत कर दी गई है। सुन्नी अस्पताल को 100 बिस्तरों का करने और 8 डॉक्टरों के पद भरने को लेकर कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है, जिसके अपग्रेड होने से क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने कहा कि बसंतपुर क्षेत्र में बहुतकनीकी संस्थान खोलने के लिए पहले चरण में 3 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है और FCS सहित सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। वहीं जलोग सहित सिराज परगने की 7 पंचायतों को पर्याप्त पेयजल उपलब्ध करवाने के पंदोआ खड्ड से कैल बागड़ी उठाऊ पेयजल योजना का निर्माण कार्य लगभग 95% पूरा हो चुका है और आने वाले 2 महीनों के अंदर इस योजना का शुभारंभ कर दिया जाएगा। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि सुन्नी शहर के लिए 25 करोड़ रुपए की लागत से एक बड़ी उठाऊ पेयजल योजना निर्मित की जा रही है। इस परियोजना के पूरा होने से सुन्नी शहर को लगातार 24 घंटे पेयजल की सुविधा प्राप्त होगी। वहीं हनुमान मंदिर के नजदीक सामुदायिक भवन निर्माण कर लोगों को समर्पित कर दिया गया है, जबकि आने वाले समय में सामुदायिक भवन के साथ एक लाइब्रेरी का निर्माण भी किया जाएगा। वहीं हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में जिला शिक्षा उपनिदेशकों के भर्ती नियमों में बदलाव हो सकता है। यूपी मॉडल स्टडी कर हिमाचल पहुंचे अधिकारी अब प्रस्ताव व प्रेजेंटेशन बनाने में जुट गए हैं। सरकारी स्कूलों की शिक्षा में सुधार को लेकर आने वाले समय में सरकार बड़े बदलाव कर सकती है। दरअसल सबसे बड़े राज्य यूपी में जिला स्तर पर HAS लेवल के अफसर उपनिदेशक हैं और इस वजह से प्रशासनिक व सरकार की योजनाएं धरातल पर शिक्षा को लेकर खरी उतर रही हैं और अब हिमाचल के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर समेत शिक्षा अधिकारियों को यूपी का यह फॉर्मूला काफी पसंद आया है। हालांकि इस पर अभी शिक्षा विभाग रिपोर्ट तैयार करेगा। वहीं प्रदेश के शिक्षक, प्रिंसिपल, हेडमास्टर व अन्य शिक्षाविदों की राय भी इसके लिए ली जाएगी। अगर सहमति इस पर बनती है तो सरकार को प्रस्ताव तैयार कर भेजा जाएगा। वहीं हिमाचल में मौजूदा समय में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर वरिष्ठता के आधार पर प्रिंसिपल व हेडमास्टर को प्रमोट कर उपनिदेशक बनाया जाता है। कई सालों से उपनिदेशकों के पदों पर प्रमोशन भी रुकी हुई है।
और इसका ये कारण है कि उपनिदेशक प्रमोशन नियमों की वजह से लंबे समय से कोर्ट में केस लटका हुआ है और इस वजह से जिलों में लगभग 30 से ज्यादा पद उपनिदेशकों के अभी भी खाली चल रहे हैं। फिलहाल अब यूपी मॉडल को स्टडी करने के बाद हिमाचल में क्या बदलाव होता है, ये देखना काफी जो है यहाँ पर अहम रहने वाला है। सूत्रों की माने तो शिक्षा विभाग भी उपनिदेशकों के पद पर एचएएस की तैनाती को प्रस्ताव तैयार कर सरकार से मंजूरी जो है इस पर मांगेगी और इससे जो है इसके पीछे का कारण यह है कि उसके बाद सरकार से ही उपनिदेशकों की ट्रांसफर व अन्य मसले सीधे सरकार से ही लिंक हो जाएंगे। और विभागीय जानकारी के अनुसार यूपी के बाद जल्द केरला में भी शिक्षा मॉडल को लेकर स्टडी की जाएगी। उसमें देखा जाएगा कि वहां पर किस आधार पर शिक्षक नियुक्तियों से लेकर अन्य नियुक्तियां किन शर्तों के आधार पर होती है। वहीं प्रदेश सरकार स्कूलों में कंपनी के तहत कार्यरत वोकेशनल ट्रेनर्स का वेतन एरियर के साथ देने के निर्देश जो है सरकार ने दे दिए हैं। इस दौरान विभाग को 20 अक्टूबर तक एरियर की अदायगी करने के लिए कहा गया है। ऐसे में इस महीने में जो है 2174 वोकेशनल ट्रेनर्स को एरियर के साथ बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। इन्हें अप्रैल महीने से एरियर मिलेगा, यानी कि इन्हें 6 महीने का एरियर मिलेगा और अगले महीने से बढ़ा हुआ वेतन भी दिया जाएगा। वहीं भारत सरकार ने साल 2024 व 25 के लिए स्कूलों में जो वोकेशनल ट्रेनर्स हैं इनकी नियुक्ति 2023 व 24 से पहले हुई है। उनका जो वेतन है वो 24,000 प्रति माह, जबकि 2023 व 24 में जो है नियुक्त किए गए वोकेशनल ट्रेनर्स को 21,000 और जो नवनियुक्त है उनको 20,000 प्रति माह वेतन देने की सिफारिश की है। ऐसे में साल 2023 व 24 से पहले नियुक्त ट्रेनर्स को 21,500 की बजाय 23,700 रुपए प्रति माह मिलेगा। इससे बाद जो है यहाँ पर नियुक्त ट्रेनर्स को 19,500 की बजाय 20,700 रुपए प्रति माह वेतन दिया जाएगा। ये इनका कुल वेतन होगा और इसमें से ईपीएफ और अन्य टैक्स काटे जाएंगे। इस दौरान वोकेशनल ट्रेनर्स के वेतन में 2200 और 1200 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। वहीं जो ये ट्रेनर्स हैं पिछले कई महीनों से सरकार से एरियर सहित बढ़ा हुआ वेतन जारी करने की जो है मांग कर रहे थे और हाल ही में इन शिक्षकों ने दिवाली तक सरकार से एरियर सहित बढ़ा हुआ वेतन देने की मांग भी जो है सरकार के समक्ष रखी थी और वेतन देने वाली जो कंपनियां हैं उनको बाहर करने के लिए भी अल्टीमेटम जो है दे दिया था। प्रदेश के 75 स्कूलों में हर्बल गार्डन स्थापित करने के परियोजना प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। ऐसे में अब इन स्कूलों में हर्बल गार्डन स्थापित किए जाएंगे। इस दौरान प्रति स्कूल 25,000 रुपए की धनराशि संबंधित जिलों के चयनित स्कूलों को आगे वितरित करने के लिए संबंधित जो जिला आयुष अधिकारी हैं उनको जारी की जा रही है। ऐसे में विभाग ने इन अधिकारियों को स्कूलों का बैंक खाता संख्या संबंधित जानकारी उपलब्ध करवाने को कहा है ताकि ये धनराशि संबंधित स्कूलों को वितरित की जा सके। इस दौरान 75 स्कूलों को 18,75,000 की राशि जारी की जा रही है। इसके अलावा शैक्षिक संस्थानों में समकालीन सामाजिक मुद्दों पर संगीतमय कहानी सत्र आयोजित करने के शिक्षा विभाग ने निर्देश जो है वो जारी कर दिए हैं। वहीं शिमला के कैंसर अस्पताल में उपचार करवाने आने वाले मरीजों को अब बेहतर सुविधाएं मिलने वाली है। जी हां, कल यानी कि सोमवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ओपीडी और वार्ड का उद्घाटन कर लोगों को समर्पित करेंगे। आईजीएमसी के कैंसर हॉस्पिटल के एचओडी डॉक्टर मनीष गुप्ता का कहना है कि कैंसर अस्पताल का जो नया भवन है वो बनकर पूरी तरह से तैयार है और इस भवन में कैंसर की आधुनिक मशीनें लगाई जा रही हैं। मशीनों की सुविधा जल्द ही लोगों को मिलेगी। लोगों को अब कैंसर के इलाज के लिए हिमाचल से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे पहले जो है जो मरीज थे उन्हें कैंसर के इलाज के लिए हिमाचल से बाहर जाना पड़ रहा था और उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा सोमवार को ओपीडी और वार्ड का उद्घाटन कर लोगों को समर्पित कर दिया जाएगा। तो 4 मंजिला नया भवन 13.5 करोड़ रुपए से बनकर तैयार किया गया है। तो ऐसे में अब कैंसर का इलाज करवाने के लिए मरीजों को शिमला के आईजीएमसी हॉस्पिटल में ही सुविधाएं मिल जाएंगी।
नालागढ़ में सोशल मीडिया पर हिंदू समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और इस दौरान 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस मामले में बवगानिया के अकरम, मानपुरा के शबीर, खेड़ा के नसीरुद्दीन और मानपुरा के सोनू और चनाल माजरा के इकबाल को गिरफ्तार किया है। करीब 4 दिन पहले की ये बात है कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर दोनों समुदायों के बीच तीखी बहस छिड़ गई थी और इस विवाद के बाद हिंदू संगठनों ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया था और प्रदर्शन जो है इस दौरान शुरू कर दिए गए थे। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस थाने का घेराव भी किया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग जो है लगातार की जा रही थी। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों को अदालत में पेश किया जाएगा। उधर मनाली में कार और बस की आमने सामने टक्कर हो गई। इस हादसे में कार चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान केशव राम जिला मंडी के रूप में की गई है। वहीं डीएसपी मनाली केडी शर्मा ने बताया है कि एचआरटीसी की वॉल्वो बस मनाली की तरफ आ रही थी। इस दौरान कुल्लू की तरफ से एक कार तेज रफ्तार से आई और अचानक दूसरी दिशा में जाकर बस को टक्कर मार दी। वहीं टक्कर के दौरान कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया और हादसे के तुरंत बाद मौके पर जो मौजूद लोग थे उन्होंने कार से में जो है ये जो बेहोश था चालक इसको बाहर निकाला और मनाली हॉस्पिटल ले गए। यहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और छानबीन जारी है। शिमला में निजी होटल में कश्मीर से आए 2 विशेष समुदाय के लोगों पर होटल में गौमांस पकाकर खाने के आरोप लगे हैं। यहां पर यह घटना जो है ये 2 अक्टूबर की बताई जा रही है और अब इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें एक व्यक्ति लिफाफे लेकर रसोई की तरफ जाता नजर आया है और जिसमें गौमांस होने का अंदेशा जो है वो जताया जा रहा है। वहीं होटल में काम करने वाले जो युवा है उनको जब इस बात का पता चला तो उन्होंने विरोध जताया जिसमें उनकी हाथापाई भी हुई है। आरोप है कि उसके बाद होटल संचालक ने मामले को दबाने के लिए इन लोगों को गौशाला में ले जाकर उनसे गौ माता से माफी मंगवाई है और उसके बाद आरोपियों को शिमला से रातों रात भगा दिया है। वहीं इस मामले की गंभीरता को देखते हुए आज सदर थाना पुलिस ने होटल पर पहुंचकर तथ्यों की जांच की है, शिकायत दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। वहीं एसएचओ सदर शिमला धर्मसेन नेगी का कहना है कि कुछ लोगों ने थाने में शिकायत दी है कि होटल में कश्मीर से आए 2 विशेष समुदाय के लोग रईस खान और रिजवान ने गौ मांस पकाकर खाया है, जिस पर पुलिस जांच कर रही है। मौके से कोई गौ मांस बरामद नहीं हुआ है। फिलहाल जो है पुलिस मौके पर पहुंचकर कार्रवाई कर रही है ताकि शहर में कोई इस तरह की अफवाह फैलाकर माहौल खराब ना करे। वहीं शिमला में वन्य प्राणी सप्ताह में रिज मैदान पर मिनी मैराथन का आयोजन किया गया। सीपीएस सुंदर ठाकुर ने वर्चुअली इसका शुभारंभ किया और प्रधान मुख्य अरण्यपाल वन्य प्राणी प्रभाग अमिताभ गौतम ने बताया कि 2 से 8 अक्टूबर तक वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जा रहा है और इस बार वाइल्ड लाइफ वीक की थीम ह्यूमन वाइल्ड लाइफ को एग्जिस्टेंस रखी गई है और इसी संदेश को लेकर आज मिनी मैराथन आयोजित की गई है जिसमें स्कूली बच्चों, फॉरेस्ट गार्ड के कर्मचारियों सहित आम लोगों ने हिस्सा लिया है और हर फॉरेस्ट सर्कल में मिनी मैराथन आयोजित की गई है। मैराथन के माध्यम से संदेश दिया गया है कि अगर पर्यावरण का संरक्षण होगा तभी वन्य प्राणी का संरक्षण होगा। उधर शिमला में पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में 4 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से 16 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक देर शाम शिमला काट रोड पर नाकेबंदी के दौरान पुलिस की टीम को गाड़ी में कोई संदिग्ध गतिविधि होने का संदेह होने पर पुलिस ने कार का शीशा खटखटाया और पुलिस ने उनसे पूछताछ की तो शक जो है यहाँ पर पुख्ता हुआ और इन युवकों की तलाशी ली गई तो इनसे 6.25 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ है। पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ करने पर उन्होंने जो है अपनी पहचान कमल कुमार और मुकेश शर्मा निवासी शिमला जो है बताई है। वहीं दूसरे मामले में पुलिस के स्पेशल सेल ने मानसिक हॉस्पिटल के समीप नाकेबंदी के दौरान पंजाब नंबर की बाइक को जांच के लिए रोका तो जांच के दौरान पुलिस ने बाइक सवार से 9.910 ग्राम चिट्टा बरामद किया। बाइक पर हरप्रीत सिंह और रणजीत सिंह सवार थे। पुलिस ने जो है मामला दर्ज कर लिया है और छानबीन शुरू कर दी है। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में मौसम की।
हिमाचल प्रदेश में 2 दिनों में मौसम जो है फिर बिगड़ेगा। 9 और 10 को फिर मौसम करवट बदलेगा। इस दौरान पहाड़ों पर बारिश होगी। हिमाचल में लोगों को इन दिनों दिन में गर्मी का एहसास हो रहा है और रात में ठंड का एहसास हो रहा है। प्रदेश के अधिकतर शहरों का अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक हो गया है। वहीं नदी किनारे और ऊंचाई वाले इलाकों का जो लोएस्ट टेम्परेचर है वो भी गिरने लगा है। तो प्रदेश के सबसे ठंडे शहरों में गिने जाने वाले केलोंग का टेम्परेचर सामान्य से 8 डिग्री उछाल के साथ 24.8 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। तो प्रदेश के अन्य शहरों के तापमान में भी लगातार बढ़ोतरी हुई है। लेकिन अब फिर मौसम करवट बदलने वाला है। 9 और 10 अक्टूबर को फिर पहाड़ों पर बारिश के आसार मौसम विभाग द्वारा जताए गए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक। नमस्कार।